क्या चीज? ये एक बार रिवीजन करा देना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो चलो देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो पार्ट में सेल हमारे डिवाइड होते हैं ना। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला, अगर हम साइज ऑफ द सेल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? साइज ऑफ द सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का सेल का साइज कितना होता है? 0 to 5 माइक्रोमीटर, 5 और 10 माइक्रोमीटर, और ये होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। यहां तक याद है बात? ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये बात भी समझ में आ गई है। बट यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो बेटा? नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब, जैसे ये ऑर्गेनेल है, इसको ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करके रखी है? बाउंड करके रखी है, कवर करके रखी है। इसको क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड करके रखे हैं। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वो इसमें एब्सेंट होते हैं, बट इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, जैसे मान लो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये गोल गोल सर्कुलर पार्ट है ना, इसको हम ऐसे कवर कर दे, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैं जो ऊपर कवर कर दिया क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं होगी तो न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली प्रेजेंट होगा, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड। बात समझ में आई? अच्छा, सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। और यूकैरियोटिक की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें हम लोग तो इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैंने बताया ना न्यूक्लियोइड क्या होता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर डीएनए जो है, डीएनए ऐसे फ्रीली प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, और यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम लोगों ने, ठीक, तो हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट में डिफरेंस बताइए, क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ भी सकता है ये, कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ठीक है बेटा, तो कैसे बताओगे? डिफरेंशिएट करिए बैक्टीरिया ईस्ट में। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स नहीं है। क्या है? ईस्ट जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, बट ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और ईस्ट यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक। इट लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब पता है ये प्रोकैरियोट है तो इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, बट ईस्ट में यूकैरियोट है तो मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। बैक्टीरिया के पास कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे? नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब प्रेजेंट होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? बस हमें इतना याद रखना है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, और ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ईस्ट जानते हो? ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलता है,
अगर इसको तुम गन्ने का जूस लो, गन्ने का जूस जो बाहर मिलता है, उस ईस्ट पाउडर को उसमें डाल दो और एक रात के लिए छोड़ दो और कल सुबह उसे पी लो, तुम्हारे एकदम भयंकर तगड़ा नशा चढ़ जाएगा, जैसे दारू पी ली होगी तुमने। उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। हमने इसलिए ट्राई किया क्योंकि वो सड़ जाता है एक तरीके से, और सड़ने से ही उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नहीं किया। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ईस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब जो बियर ईयर बनती है उसमें यही बनवाते हैं, इन्हीं फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं? CO2 और एथेनॉल का फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन? एथेनॉल का। ये बात समझ में आई? ठीक है। फर्मेंटेशन तो पता होगा ना, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन क्या होता है? क्या होता है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट क्या करते हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को एथेनॉल और CO2 में ब्रेक कर देते हैं। किसमें? एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल तुम लोगों ने कभी सूंघा है? नहीं सूंघा? यही रखा है, ये देखो, ये एथेनॉल है। ये हरा कलर का नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हरा कलर का इसलिए हो गया मेरी बदतमीजी की वजह से। वो हमने दरअसल पत्ती होती ना, लीफ, लीफ को एथेनॉल में तुम बर्न करोगे तो उसका हरा कलर उड़ जाता है, हरा कलर हट जाता है, वो पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, अब हरा कलर उसका पूरे एथेनॉल में आ गया, तो वो एथेनॉल बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया, तो पूरा हरा हो गया। ठीक है, हरा नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। ये एब्सोल्यूट एथेनॉल है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। 6 बन गया क्या? पीना छोड़ो, तुमको हम सुंघा देंगे तो देखना क्या होगा। ठीक है, ये नहीं नहीं कुछ होता नहीं उतना। ये एब्सोल्यूट 99.9% अल्कोहल है। जो लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें 45% होती है, और जो लोग बियर पीते हैं उसमें 8% केवल होती है। और दारू में कितनी होती है? 45%। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो वाली, असली वाली। लेकिन असली का भी ये बाप है, इसमें 99.9% एब्सोल्यूट अल्कोहल है। समझे? अब इसको सूंघ के देखो तुम लोग, स्मेल। अरे कुछ होगा नहीं, सूंघो। अरे बढ़िया स्मेल है। हम भरोसा, हाँ कर देना। अच्छी लगी ना? उसको सूंघा दो पहले। सस्ते नशे मत करने लगना। हाँ तो सैनिटाइजर में एथेनॉल ही तो होता है। सैनिटाइजर में क्या होता है? एथेनॉल ही तो प्रेजेंट होता है। तेज है ना? लो, नहीं पीना ही तो नहीं है। पता है कम डीनेचर्ड अल्कोहल, जो पहले के जमाने में क्या होता था, ये प्योर अल्कोहल भेजा जाता था कंपनी में, तो कंपनी वाले क्या करते थे, जो लेबर होते थे वो पी जाते थे इसको, तो इसमें फिर मेथनॉल मिलाने लगे। मेथनॉल क्या होता है? हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है। उसको अगर आप लोग पी गए ना तो लीड्स टू डेथ। मेथनॉल काफी हाईली पॉइजनस सब्सटेंस, जो केमिकल्स में, ये दरअसल ये केमिस्ट, ये केमिकल्स रिएक्शंस करने के लिए लोग केमिस्ट्री लैब में रखे जाते हैं। समझ में आई बात? ये बच्चों को नहीं दिया जाएगा। हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। क्लोरोफॉर्म नहीं जानते? क्लोरोफॉर्म नहीं जानते? क्लोरोफॉर्म आपका मूवीज में देखा है कि हैंकी में लेके नाक में लगाते बेहोश, देखा है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म ही तो होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। देखा होगा ना कि क्लोरोफॉर्म उसमें हैंकी में डालते हैं और सुंघाते हैं ऐसे नाक में, और बेहोश। लैब में रखा है। ठीक है, तो वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। लेकिन अगर आपने ज्यादा क्लोरोफॉर्म डाल के बहुत देर तक सुंघा दिया और उसने ज्यादा इनहेल कर लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। समझे? तो इसलिए उसको यूज ही नहीं करना चाहिए, इसीलिए जब से लाए तब से रखा ही है वो। अगर उसको मैंने खुली हवा में रख दिया तो फॉजीन गैस बना लेता है एयर से रिएक्ट करके,
हाईली पॉइजनस गैस, उससे भी मौत हो जाती है। अगर उसको मैंने ऐसे खुले में रख दिया और तो एयर से रिएक्ट करके फॉजीन गैस बना लेगी। बॉटल खुली है, एक बार खोले तो बंद कर दिए, फिर चेक करने के लिए एक बार सूंघ लिए थे ना हम थोड़ा सा कहते सोफे पड़े हुए थे आधे घंटे तक, मतलब लग रहा था कि एकदम चक्कर सा आ रहा। ठीक है, तो बेटा ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तुमको दिख रहा होगा अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये क्या है अंदर? साइटोप्लाज्म में बेटा। ये क्या है अंदर? ये जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ऐसे फ्रीली प्रेजेंट है ना, देखो ये अंदर, इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। तुमको और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? पंख नहीं बेटा, फ्लैजेला है। ये मूवमेंट में, लोकोमोशन में मदद करते हैं। बात समझ में आ गई है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें देखो ज्यादा चीजें तुम्हें नहीं दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत चीजें है ना। बट यूकैरियोटिक में देखो, न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और वैक्यूल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, हर एक चीज है इसमें। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, हर एक चीज प्रेजेंट है। तो ये कौन सा सेल हुआ? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो बताओ, आप क्या समझते हो? डिफरेंस बताओ प्लांट और एनिमल सेल से। चलो देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, डोंट हैव अ सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। याद है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स किस में मदद करते हैं? सेल डिवीजन करने में। क्या करने में? सेल डिवीजन। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स तो है नहीं, तो सेल डिवाइड कौन करेगा? सेल तो डिवाइड होता है कि नहीं होता? अगर सेंट्रियोल नहीं तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। क्या प्लांट सेल डिवाइड ही नहीं होते? होते हैं। सेंट्रियोल नहीं करता, इसकी जगह कौन करता है? यहाँ पे पोलर कैप्स करती हैं। कौन करता है सेल डिवाइड? प्लांट सेल्स में पोलर कैप। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और यही सेंट्रियोल करते हैं सेल डिवीजन में हेल्प। ठीक है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स का रिलीजन करते हैं, बताएंगे भी, रिलीज करते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है? वैक्यूल कैसा होता है? ये वैक्यूल है बेटा, ये वैक्यूल है, अभी इसके बारे में हम लोग सब लोग पढ़ेंगे। लार्ज होता है, ठीक है, कैसा होता है? लार्ज होता है। और एनिमल सेल में स्मॉल होता है। न्यूक्लियस इसमें साइड में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग लास्ट में एक बार फिर से ब्रीफली स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट ये सब अभी हमने आपको बताया ही नहीं ना, अब इसको मैंने पढ़ाया ही नहीं। तो ये चीज यहाँ गलती से आ गई है स्लाइड में, इसको हम आपको लास्ट में फिर से एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेल डिवीजन की बात करें। सेल डिवीजन, अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल। सेल डिवीजन में क्या होता है? नए सेल बनते हैं, एक सेल से नया सेल बनेगा। दीज न्यू सेल्स आर यूज्ड टू ग्रो रिप्लेस्ड। तो ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, ये नए सेल्स हमारी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर अगर सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? बॉडी मेरी क्या करेगी? ग्रो करेगी ना। और हमारे ओल्ड सेल्स को क्या करेगी? ओल्ड सेल्स और डेड सेल्स को नए सेल्स क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। इंजर्ड सेल को भी रिप्लेस कर देंगे। एंड टू फॉर्म गैमीट्स, और रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे? गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। गैमीट्स मतलब, गैमीट्स मतलब, गैमीट्स मतलब गैमीट्स का क्या मतलब होता है? हाँ, गैमीट्स का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवम। फीमेल्स में ओवम रिलीज होता है, स्पर्म मेल्स में रिलीज होता है, उन्हें गैमीट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं?
गैमीट्स। तो ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। तो सेल डिवीजन तभी होता है जब हम न्यू सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स का, नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, न्यू सेल्स का, ठीक है। अब जो न्यू सेल्स बने हैं वो मेरी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, या फिर जो इंजर्ड सेल हैं, जो डेड सेल हैं, जो आपके पुराने सेल हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के काम करेगा, रिप्लेस कर देगा उनको, या फिर हमारे अंदर गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। तो सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, पहला सेल डिवीजन कौन सा है बेटा, माइटोसिस। दूसरा सेल डिवीजन कौन सा है, अब पहले माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से समझ लो क्या होता है, ठीक है। कितने बच्चों को आता है माइटोसिस मियोसिस, दो लोगों को, आप लोग को अभी नहीं, चलो देखो अभी समझना ध्यान से, अभी लिखना मत, अभी केवल समझना, ठीक है बेटा। देखो माइटोसिस क्या होता है, इसको छोड़ो, माइटोसिस क्या होता है, चलिए सबसे पहले समझो। गैमीट सेल्स तो पता चल गया ना, स्पर्म एंड ओवम। सोमैटिक सेल क्या होते हैं पता है, बॉडी सेल्स। ये जो बॉडी के मेरे सेल्स हैं इन्हों क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। अच्छा अब ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो खूब सारे नंबर्स में बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो ये जो सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन हो रहा है फॉर आवर ग्रोथ, किस लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो उस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो ईच सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, द डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल। जैसे मान लो एक सेल था, उस हर से ये बताओ हम लोगों के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है हर एक सेल में, 46 क्रोमोसोम, और 23 के पेयर में है क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है टोटल, 23 के पेयर में, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर भी 46, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। बट मेरे अंदर क्या है ना कि 44 क्रोमोसोम तो है ही है, और लास्ट वाला क्रोमोसोम XY है, ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। 44 वाले को हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोसोम, ठीक है। और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं एलोसोम। और लास्ट वाले में देखो X और Y है, मतलब बॉय है, मतलब मेल है, ठीक है। क्या है बेटा, क्या है, मेल है। लेकिन जो लास्ट वाला पेयर आप लोगों के अंदर पता है कौन सा क्रोमोसोम है, 44 प्लस XX क्रोमोसोम है, फीमेल वाला। XX होते हैं तो फीमेल, और XY होता है तो मेल, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम, 46। एक सेल में कितने क्रोमोसोम, एक सेल में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने सेल बनाएंगे, दो नए सेल बने। अब इन दोनों नए सेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। मतलब सोमैटिक सेल्स में जब एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड होगा तो उसमें दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम की संख्या घटेगी नहीं, क्रोमोसोम की संख्या घटेगी नहीं, सेम रहेगी, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन कहां होता है, हमारे बॉडी सेल्स में, यानी सोमैटिक सेल्स में। कहां होता है बेटा, हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। और ये एक सेल दो सेल में डिवाइड करते हैं, और एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और वो डिवाइड होके दो सेल बनाएगा तो कितने बनेंगे, दो सेल बनेंगे, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, ठीक है। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को क्या बोलोगे, माइटोसिस सेल डिवीजन। फिर आता है मियोसिस। क्या आता है बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन दरअसल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि मेल्स में होती है टेस्टिस। क्या होती है बेटा, मेल्स में टेस्टिस होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का, ठीक है। और फीमेल्स में होती है ओवरीज। क्या होती है बेटा, ओवरीज, जो कि ओवम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ओवम। अब ध्यान से सुनना, वहां पे एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। लेकिन वो डिवाइड होंगे तो कितने बनाएंगे, दो। और दो में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। और फिर से ये डिवाइड हो गए दो पार्ट में। तो इसमें भी कितने होंगे, 23। इसमें भी कितने होंगे, 23। इसमें भी कितने, 23। इसमें भी कितने, 23। मतलब एक बार की टोटल सेल डिवीजन में, कंप्लीट साइकिल में 4 सेल बनते हैं एक बार में। इसमें कितने बन रहे थे, एक बार टूटने पर 2। इसमें एक बार में टोटल कितने बनते हैं, 4। और इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, आधे आधे, 23 क्रोमोसोम।
तो यानी स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब मेरे बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम है 46, मेरे स्पर्म में कितने होंगे 23, ठीक है। और फीमेल की पूरी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे 46, उसके ओवम में कितने होंगे 23। अब स्पर्म मिला, ओवम मिला, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवम में 23, दोनों फ्यूज कर गए, क्या बना लिया जाइगोट। और जाइगोट बना तो उसमें टोटल अब कितने क्रोमोसोम हो गए 46, वही से बेबी फॉर्म हो जाता है। अब बात समझ में आ गई। तो जो सेल डिवीजन हमारे गैमीट्स में हो रहा है, स्पर्म डिवीजन हो रहा है, स्पर्म भी डिवाइड करते हैं ना, ओवम तो लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर एक ही बनता है एक महीने में, है ना, लेकिन स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं एक बार में। क्या क्या बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल्स में, ठीक है, वो भी होल लाइफ होता है। दूसरी चीज, ओवम जो का प्रोडक्शन जो होता है फीमेल्स में स्टार्ट होता है 11 से 14 साल की एज में, 12-13 साल में ओवम रिलीज होना चालू हो जाता है और बंद हो जाता है 55 साल की एज में, उसके बाद फिर ओवम रिलीज ही नहीं होता उनकी बॉडी में। तो ये इनका एक टाइम पीरियड होता है, मेनोपॉज और मेनार्के। मेनार्के मतलब स्टार्टिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग को मेनार्के कहते हैं और बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन हमारे गैमेटिक सेल डिवीजन है, मतलब गैमीट्स में सेल डिवाइड करते हैं, गैमीट्स में सेल डिवीजन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। और माइटोसिस क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स में होता है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ गई। इसमें 1 से 2 फॉर्मेशन होते हैं, इसमें 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें टोटल क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, इसमें 23। बात समझ में आ गई या नहीं, बोलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वी नो दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने लाइफ की, ठीक है। बट वॉट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सेल के अंदर क्या पाया जाता है। जैसे हम दिख रहे हैं तो लोगों के अंदर आया होगा ना यार इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, तो मेरे अंदर क्या पाया जा रहा है, यहाँ 2 लंग्स हैं, बीच में सेंटर पे हार्ट है ना, किडनी 2 इधर इधर है। हाँ, कभी अगर कोई बोले लेफ्ट साइड हार्ट है तो उसके मुंह पे कुछ मत मारना, कंटा फंटा कहने का मतलब है हार्ट हमारा सेंटर पे होता है, ठीक है, और अबाउट अवर फिस्ट, इतना बड़ा होता है, इट्स साइज अबाउट अवर फिस्ट, ठीक है। और जो हार्ट लब डब धक धक होता है ना, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इधर लेफ्ट साइड हम हाथ रखते हैं तो लेफ्ट साइड हमें धकधकाहट फील होती है, तो उनको लगता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट में। गलत लिखा है, अभी मैं दिखाता हूँ, प्रूफ करता हूँ, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, क्या होता है, जो धक धक करता है ना, वो क्या है, हार्ट हल्का सा टिल्ट है, मुड़ा हुआ है, इसीलिए लगता है कहां पे, लेफ्ट साइड में, बल्कि हार्ट हमारा कहां पे, सेंटर पे है। कहां पे है, सेंटर पे। अगर नहीं विश्वास तो चलो हम आपको गूगल सर्च करके दिखा दे। अरे भाई साहब, चैट जीपीटी का सोर्स भी गूगल बाबा ही है। सबका भैया, गूगल सर्च इंजन बहुत पुराना है। HEART, हार्ट लोकेशन इन आवर बॉडी। अभी देखो किसकी खिल्ली उड़ेगी, रुक रुक रुक, नेट चलेगा, यस। Your heart is in the front of our chest, sits slightly behind and to the left of your sternum, slightly bent, ठीक है, which is in the middle of your chest. ये लाइन दिख रही है, which is in the middle. Your heart is slightly on the left side of your body. It sits between your right and left lungs. हाँ, क्या नीचे है ये, इस पे खुलेगा, नहीं इसमें नहीं खुलता। चलो फिलहाल बाकी तुम घर पे देखना। बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर हो गया। अच्छा, तो 2 किडनियां कहाँ होती हैं,
बैक साइड में, है ना, और ऑपरेशन होता है तो इधर से होता है, कहते किडनी निकाल ली मेरी आईफोन खरीद लिया ठीक है। स्टमक, हमारी दोनों किडनियां हैं अच्छा, स्टमक ये लेफ्ट साइड है स्टमक, ये राइट साइड है इधर लीवर, और स्टमक के जस्ट नीचे है पेनक्रियास, पेनक्रियास के यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एब्डोमेन में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इधर साइड, इधर लीवर है चाकू लेके आना, कल फाड़ के दिखाएंगे अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी तरह से लगता होगा ना सेल के अंदर भी कोई चीजें होंगी, तो सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन्हीं के बारे में अब हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्या जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ पील ऑफ ओनियन, पील मतलब अनियन का छिकला ले लेना है, इट्स छिकला, मैं छिकला बोलता हूं, तुम छिलका बोलो ठीक है, छिलका ले लेना अनियन का, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अ फ्लैशी पोर्शन, और कहां से लेना है, फ्लैशी पोर्शन से। जब प्याज को ऐसे निकालो तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं निकलती है, वो वाला लेयर ले लेना है, और उसमें तुमको मेथिलीन ब्लू, ऐड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू एक केमिकल है, ठीक है। इसको आपको स्लाइड पे रखना है, इसको पील ऑफ अनियन को, और स्लाइड पे रखने के बाद क्या एक ड्रॉप किसकी ऐड करनी है, मेथिलीन ब्लू की, पुट कवर स्लिप, फिर उसके ऊपर जैसे ये है स्लिप, कांच का एक होता है ना छोटा सा, उस पर मैंने रखे अनियन के पील, ये हमने अनियन का पील रख दिया, ठीक है। उसके ऊपर एक ड्रॉप क्या ऐड कर दी, मेथिलीन ब्लू ऐड कर दिया, फिर उसके ऊपर से दूसरी स्लिप ऐसे कवर कर दिया। अब इसको कहां लगा देंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे, यही पूरी स्लाइड, समझ में आ गई बात क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, कुछ ऐसा, ये ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम द स्ट्रक्चर यू हैव ऑब्जर्व, तो ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्व होगा, ये छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रहे हैं, तो ये डॉट है न्यूक्लियस और कंपार्टमेंट है सेल। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, आगे बढ़ता है। यू विल ऑब्जर्व ब्रिक लाइक सेल्स, तुम्हें यहां कैसे सेल्स दिख रहे होंगे, ब्रिक लाइक सेल्स दिख रहे होंगे, ओवर द अदर विद राउंड बॉल लाइक न्यूक्लियस, और छोटे छोटे बॉल लाइक क्या दिख रहे होंगे, न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और जो बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो तुम्हें मेन सेल में क्या दिखा, न्यूक्लियस दिखा, बाहर की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन दिखी, अंदर साइटोप्लाज्म दिखा, दैट्स इट। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है, समझ में आया। इट इज कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर, और इसके ऊपर एक और थिक लेयर प्रेजेंट है जिसको सेल वॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन पोरस इन नेचर होती है, पोरस का मतलब उसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे छेदिशिंग है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये भी कंफ्यूज हो जाता है ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा, कैसा होता है, पोरस, ठीक है। हेल्प्स इन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये सेल मेम्ब्रेन किसके लिए मदद करती है, किस लिए मदद करती है, सब्सटेंसेस को अंदर ले जाने के लिए, सब्सटेंसेस को सेल के बाहर लेकर आने के लिए कौन मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि कैसी होती है, पोरस। हाउएवर इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का मतलब, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्टिव चीजों को ही इन करेगी, सिलेक्टिव सब्सटेंस जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे उनको इन करेगी, हार्मफुल सब्सटेंसेस को आउट कर देगी। अब सुनो, चार तरीके की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कौन कौन सी, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल जैसे हमारी स्किन, जिसके आर पार चाहे यूजफुल चाहे हार्मफुल कोई भी चीज आ जा ना सके, पसीना पोर से आता है, ठीक है।
हमारी स्किन कैसी है, इम्परमिएबल, जिससे ना भी कोई भाई बाहर की कोई चीज ना अंदर जा सकती है, जम्स वम्स, ना अंदर कोई चीज बाहर आ सकती है बिना इसको फाड़े, ठीक है। तो ये कैसी है, इम्परमिएबल। सेल वॉल कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब सारी चीजें जो है यूजफुल चाहे हार्मफुल सब अंदर बाहर आ जा सकते हैं। सेमी परमिएबल, यूजफुल सब्सटेंसेस तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ थोड़े बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस भी एंटर कर जाते हैं, जो कि उतना वो ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत, थोड़े बहुत। और सिलेक्टिव में तो केवल और केवल यूजफुल सब्सटेंसेस ही एंटर करते हैं, केवल और केवल यूजफुल सब्सटेंसेस ही एंटर करते हैं, हार्मफुल सारे बाहर। तो 4 टाइप की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल इन नेचर कह सकते हो, ठीक है। which means that it allows in and out movement of only certain substances। इसका मतलब ये कुछ ही सब्सटेंसेस को ये इन और आउट करती है, सेल मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंस को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही इन एंड आउट। बोलो बात समझ में आ गई। लेट अस नाउ ऑब्जर्व, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया। सेल मेम्ब्रेन पोरस मेम्ब्रेन है जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट सब्सटेंसेस का करती है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सब्सटेंस को अलाउ करती है इन एंड आउट। वो भी कौन से सब्सटेंसेस, सर्टेन सब्सटेंसेस, पोटेशियम एंड सॉल्ट, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। Let us now observe how animal cells look like look under a microscope। एनिमल सेल कैसे दिखेंगे, ये तो प्लांट सेल थे, ये है एनिमल सेल, कुछ ऐसे आपको दिखेंगे एनिमल सेल। गिवन बिलो इज एन इमेज ऑफ ह्यूमन चीक सेल। ये किसके सेल्स हैं, ह्यूमन चीक सेल्स हैं। ये सेल्स ऐसे दिखते हैं कुछ, ये ह्यूमन के चीक सेल्स हैं, कुछ ऐसे आपको दिखेंगे। बीच में न्यूक्लियस, ऊपर सेल मेम्ब्रेन, और ये अगल बगल छोटे छोटे डॉट डॉट, अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो ये ह्यूमन चीक सेल्स हैं। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो प्लांट सेल कैसे दिखते हैं, दिख गए, एनिमल सेल, ठीक है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स एंड अनियन सेल्स। तुमने जो चीक सेल्स देखे और अनियन सेल्स देखे, उसमें क्या डिफरेंस पता चला। अनियन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट थी और चीक सेल में सेल वॉल नहीं थी। सेल मेम्ब्रेन इन दिस केस इज नॉट सराउंडेड बाय एनी अदर लेयर, है ना। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सराउंड थी सेल वॉल के द्वारा, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन किसी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं थी। शेप भी अलग था, है ना। सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है, एडिशनल, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। रिजिड स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये सेल वॉल है और अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल बाहर पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, और केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। ये हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, बाहर हमें नहीं, मतलब प्लांट सेल्स को। प्लांट सेल को हीट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल वॉल। ह्यूमिडिटी से, प्रेशर से, मतलब बाहर की जो एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशंस हैं उनसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल वॉल। इट ऑल्सो गिव्स द प्लांट सेल दियर कैरेक्टर्स, शेप एंड रिजिडिटी। तो यही प्लांट सेल को उनका शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखती हैं। और साथ ही फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल कैसी मेम्ब्रेन है, नॉन लिविंग है और फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं, कंफर्म, क्लियर हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में यहां पे अंदर जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे क्या बोलोगे अंदर, साइटोप्लाज्म। जैसे कि तुमने एक बड़ा सा टब ले लिया, टब की दीवारें क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और उसमें भर दिया पानी और उसमें डाल दिया छोटी सी फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गई न्यूक्लियस, जो तुमने पानी भरा है वो है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में 90% पानी ही होता है। सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है उसमें 90% क्या होता है, वाटर, और 10% अदर मटेरियल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट, है ना, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। और जितनी भी रिएक्शंस होती है ना हमारे अंदर, वो सब कहाँ होती है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल उसमें फ्लोट करते हैं? अब कभी भी सेल का डायग्राम है तो एक टब याद कर लेना, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस और अगल बगल थोड़े से साबुन की बट्टी अट्टी बिखेर दो उसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पाइप बिखेर देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, है ना, राइबोसोम बन जाएगा, ये सब प्रेजेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। समझ में आ गई बात? ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी सबसे ज्यादा भारी मात्रा में यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात किया जाए, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है विच इज जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर पे। तो हमने सेल मेम्ब्रेन देख ली, और क्या देखा बेटा? सेल मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म, और इसको सेल देख लेते हैं ना, ठीक है। ये है तुम्हारा ये बाहर ये जो लेयर दिख रही है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। जो हरा हरा हो गया है, हरा हरा जो हो गया वो क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ये दिखा आपको? क्यों? और ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। कुछ है यही स्ट्रक्चर है, कुछ का यही स्ट्रक्चर ये सेल का, एनिमल सेल का। बाहर ये क्या है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है अंदर? ये जो हरा हरा हो गया न्यूक्लियस। और ये जो प्रेजेंट है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाले स्ट्रक्चर जो है, ये जो हरे हो गए अब, ये लाइसोसोम है। क्या है? और सेंट्रियोल्स बताया था ना, ये है सेंट्रियोल्स। क्या है ये? फाइबर्स सेंट्रियोल्स है। ये है एंडोप्लाज्मिक, वो गोल्जी अपैरेटस है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स अटैच्ड है। हाँ हाँ इसी में है, स्मूथ भी, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस है, ठीक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो ही टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। दिखा नहीं, क्या किया जाए, नहीं दिखा। ये है साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो ये सब, ये पूरा सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये सब किसी चीज पर फ्लोट कर रहा है अंदर। फ्लोट का मतलब पूरे धसे हुए अंदर, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पूरा एक कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? जेली लाइक, जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई है? न्यूक्लियस क्लियर हुआ? कहाँ होता है? सेल के सेंटर पर। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? हाँ, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात समझ में आई? पानी लो जरा, आ गया। हम्म? हाँ वो तो थी, इसको मैंने बनाई है, वो डाउनलोडेड थी। पढ़ा देंगे फिर से, उससे बढ़ा देंगे, लेकिन अब आगे बढ़ना है चलो, तो हम लोग अब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें 4 पार्ट आपको मिलेंगे। पहला, ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस, फिर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर क्या मिलेगा? क्रोमेटिन नेटवर्क। अब ये चारों चीज मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये है क्रोमेटिन मटेरियल, ये है न्यूक्लियर पोर। क्या है प्रेजेंट ये? और ये जो बाहर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना बेटा, इसी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? और ये अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? तो ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। क्या है? न्यूक्लियर पोर। और ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स।
ये क्रोमेटिन मटेरियल्स। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो। पक्का इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या? न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय ए डबल वॉल्ड सेलुलर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वॉल्ड होती है। कितनी वॉल होती है इसमें? ऊपर कितनी वॉल है? ऊपर और एक अंदर, 2 वॉल होती हैं इसमें। इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से सुनो इधर, ओ भैया, ये सेल है, क्या है? सेल। अब सेल के ये बाहर साइड क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म, है ना? और अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बाहर साइटोप्लाज्म से और अंदर वाले कंटेंट को क्या कर रहा है? सेपरेट। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर वाले कंटेंट और साइटोप्लाज्म वाले कंटेंट को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। क्या कर रही है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पेयर्ड विद होल्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल दिख रहे होंगे। इन छोटे छोटे होल को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। दीज पोर्स अलाउ न्यूक्लियस टू कम्युनिकेट रेस्ट ऑफ द सेल। और इन्हीं पोर्स की वजह से न्यूक्लियस कम्युनिकेट करता है पूरे सेल से। भाई बाहर से कोई इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है, अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर जा रही, तो कहां से जा रही? इन पोर्स से, न्यूक्लियर पोर से। बात समझ में आई या नहीं आई? न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये स्फेरिकल बॉडी जो अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, contains semi-fluid substance known as nucleoplasm, karyoplasm. It holds the nucleolus, the subtended chromatins. तो न्यूक्लियोलस हम पढ़ा रहे थे ना? हाँ, ये है न्यूक्लियोलस। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हो राइबोसोम का फॉर्मेशन। क्या कह सकते हो? राइबोसोमल फैक्ट्री है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम सेल्स के अंदर कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? तो प्रोटीन सिंथेसाइज कौन कर रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोमल फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन गेट्स फोल्डेड एंड क्वाइल्ड फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेती हैं। ये क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम। तो 2 तरीके क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इस तरह से बनता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर वाले आर्म्स छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद है इसके बाद है पोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो है बेटा, इसके बाहर ये इसके बाहर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके बाहर ये क्या प्रेजेंट है? जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इसकी ऐसी की तैसी
इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? ये भी बात समझ में आ गई। तो ये अंदर वाला जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर, सेल के बाहर वाला साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके अंदर भी सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स या मटेरियल। और ये इनको क्या बोलते हैं? इन पोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। और बाहर जो मेम्ब्रेन कवर करके रखे इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो ये है न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स। बोलो समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया? कौन कौन से पार्ट होते हैं? समझ में आ गया? पक्का या कच्चा? तो मेन सेल की जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो होपफुली यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो कल सेल ऑर्गेनेल्स है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।